नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो शैक्षिक परिदृश्य यूनिट है उसके बारे में। जो भी केंद्र में और आपके स्टेट राजस्थान में जो भी शैक्षिक नवाचार हो रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, उससे संबंधित प्रश्न होंगे इस क्लास में। राइट टू एजुकेशन की बातें होंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं 2020 उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून जो बना था, ठीक है, वो कब आई थी? स्टेट में सॉरी केंद्र में आई थी वो 2009 में, और स्टेट जो राजस्थान स्टेट ने उसको कब इम्प्लीमेंट किया? 2011 में। ठीक है, केंद्र ने कब उसको किया था, कब आई थी? 2009 में, जिसको राइट टू एजुकेशन, आर टी ई, राइट टू एजुकेशन कहते हैं। और स्टेट में ये केंद्र का हो गया, और राजस्थान में देख लीजिए, तो राजस्थान में कब वो इंप्लीमेंट किया गया? 2011 में। क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें ये प्रावधान था कि जो भी ऐसे बालक हैं जिनको अगर अच्छे स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें अगर एडमिशन लेनी है, तो कितने परसेंट उनके लिए सीट को रिजर्व रखा जाए? तो 25% सीट को इवन जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी क्या होंगे, ऐसे बच्चों के लिए सीटें रिक्त रहेंगी, इनका एडमिशन वहां लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस आएंगे उसके आधार पे हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया है। इसके लिए निर्धारित दिन है। ठीक है, देखिए नो बैग डे से क्या आप समझ सकते हैं कि चूंकि जो भी बच्चे होते हैं वो काफी, जो अपना बस्ता लेकर के जाते हैं स्कूल में, काफी हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक कह सकते हैं कि एक उसने प्लान लेकर के आया कि जहां पे बच्चे क्या करेंगे, एक दिन सप्ताह में ऐसा होगा जिस दिन वो बैग लेकर के स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बैग लेकर के स्कूल नहीं जाएंगे, वो कौन सा दिन होगा? वो होगा शनिवार को। ठीक है, और ये कब लागू किया गया था? नो बैग डे जो प्लान था वो 15 अक्टूबर 2020 से किया गया इसको इम्प्लीमेंट। ठीक है, कहां पे? तो राजस्थान में। ठीक, और इसमें क्या है कि बालक को कहीं ना कहीं जो उसका बस्ता है उससे मुक्त करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि जो भी कह सकते हैं शनिवार है, ठीक है, जो महीने के जितने भी शनिवार आते हैं उसमें कुछ कुछ कह सकते हैं थीम रखे गए थे। जैसे पहला शनिवार को क्या था कि अपने स्टेट राजस्थान को पहचानो। दूसरा जो शनिवार है उसमें क्या है, भाषा कौशल की बातें करते हैं। खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, ये तीसरा शनिवार। चौथा शनिवार है कि एक बालक को ये लगना चाहिए कि वो भी एक वैज्ञानिक है। ठीक है, मैं भी हूं वैज्ञानिक। और पांचवा शनिवार अगर आता है तो क्या होगा, बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो ये सब कुछ थीम रखे गए हैं। ठीक है, शनिवार से ये शुरू किया गया है। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बैग लेकर के आपको नहीं जाना है, आपको उस दिन जो भी स्कूल में एक्टिविटीज होंगे, कह सकते हैं कि जो एक तरह से क्रिएटिव एक्टिविटीज उस दिन आपको करने होंगे। ठीक है, तो शनिवार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नो बैग डे कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए समूह में कौन सा असंगत है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? असंगत पूछा जा रहा है। देखिए जितने भी शनिवार होते हैं उस कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होते हैं,
और उसके लिए कुछ समूह का गठन किया गया है, ठीक है। तो समूह जो गठन किया गया है उसको मैं लिख देता हूं, तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए समूह का नाम क्या है, देखिए अंकुर समूह जो कक्षा 1 से 2 के लिए बना है, तो ये ठीक है, ये एक है आपका, ठीक है। दूसरा है जिसको बोलते हैं समूह का नाम प्रवेश, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, दूसरा जो है वो है प्रवेश, और ये किस कक्षा के लिए है, तो ये कक्षा 3 से 5 के लिए, ठीक है। ये 3 से 5 कक्षा के लिए है। अब आइए तीसरा, देखिए तीसरा क्या है, दिशा। दिशा जो है वो कक्षा 6 से 8 के लिए है, ये तीसरा है। चौथा कौन सा है, चौथा है आपका क्षितिज जो कक्षा 9 से 10 के लिए है, ये फोर्थ है, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, उन्नति कक्षा 11 से 12 के लिए, उन्नति कक्षा 11 से 12 कक्षा के लिए है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उन्नति तो दिया है लेकिन कक्षा इसके साथ जो दिया गया है वो गलत है, तो ये असंगत हो गया, ठीक है। ये कक्षा 11 12 होगा, 3 5 नहीं होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है SIQE का पूरा नाम क्या है। तो देखिए SIQE का पूरा नाम है स्टेट, इसका पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, स्टेट इंप्रूवमेंट नहीं, इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी, स्टेट इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर, हाँ देखिए स्टेट इनिशिएटिव ऑफ है तो ये नहीं होगा, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, देखिए जो ये SIQE है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, अप्रैल 15 में, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया था राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण कक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे सत्य पूछा जाता है या असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए गतिविधि आधारित शिक्षण कक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ABL में गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सीखना सुनिश्चित होता है, ठीक है। ABL क्या है, तो ABL का मतलब होता है एक्टिविटी, मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। क्या है, ABL में गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जाता है, ये सही है, ये सही है आपका। ABL की मान्यता है प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बच्चे के सीखने की अपनी गति होती है एवं अपना स्तर होता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों सही है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको बोलते हैं CCE, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, ठीक है। ये कब स्टार्ट किया गया था, CBSE द्वारा 2009 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, CBSE द्वारा। इसका कार्य क्या होता है, नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना, जी नहीं, ये मासिक परीक्षा लेना, जी नहीं, ये क्या है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों के नियमित रूप से आकलन करना, ये सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है,
कि जो आपका एकेडमिक तो होता ही है, एकेडमिक के जो एक्टिविटीज होती हैं उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स में कैसे हैं, आप सिंगिंग में कैसे हैं, आप दूसरे एक्टिविटी जो भी होते हैं उसमें आपका क्या है, किस तरह से आप सीख रहे हैं चीजों को, उसका भी क्या होता है, आकलन किया जाता है, उसका असेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। दिशा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखिए दिशा राइज पोर्टल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। तो दिशा राइज पोर्टल का उद्देश्य क्या होता है? दिशा राइज पोर्टल का उद्देश्य होता है जितने भी राज्य के विद्यालयीय शिक्षक हैं उसको क्या करना, एक तरह से ट्रेनिंग देने की कार्य करता है। ठीक है, दिशा राइज। तो ये जितने भी ट्रेनिंग की बातें हो रही हैं ये सही है। ठीक है, ऑनलाइन प्रशिक्षण, राज्य के विद्यालयी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, बिल्कुल जो स्टडी मटेरियल होता है उसको उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल का यूज होता है। ठीक है, ये भी उद्देश्य है। राज्य के सभी विद्यालयों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का संपूर्ण डेटा एक स्थान पर ऑनलाइन संकलित करना, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, अर्थात तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए दिशा राइज जो पोर्टल है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2017 को। ठीक है, ये दिशा राइज जो पोर्टल है ये 5 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए फुल फॉर्म जनरली बहुत बड़ा है, पूछा नहीं जाएगा, बट आप अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तीसरा का होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब यहां लगा है राइज, इसका मतलब है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, और राइज अगर इसमें लगा है तो ये क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, ये पोर्टल का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? देखिए सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि एजुकेशन में जो इनोवेशन हुए हैं वो कोविड के अवधि में हुए हैं, क्योंकि कोविड में क्या हो गया था कि जितने भी शैक्षिक जो भी संस्थान थे, जो भी एकेडमिक थे, वो सारे क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। ठीक है, इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे थे। तो वैसे कंडीशन में किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाए, और इसी की वजह से क्या हुए, कई तरह के ऑनलाइन एजुकेशन कह सकते हैं कि पॉलिसीज आए, कई ऑनलाइन बहुत सारे ऐप को डेवलप किया गया जिससे कि बच्चों को पढ़ने के लिए क्लासेज भी मिले और साथ ही साथ मटेरियल भी उसको मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी में, ठीक है, तो वैश्विक महामारी में जो सुविधाएं दी गई बच्चों को उसको कहा जाता है स्माइल कार्यक्रम। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए स्माइल कार्यक्रम क्या है। तो स्माइल कार्यक्रम क्या है? स्कूल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। बच्चों को एक तरह से लर्निंग में एंगेजमेंट रखने के लिए इस कह सकते हैं कि कार्यक्रम को लेकर के आया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी स्माइल की 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 2020 को। ठीक है, इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किनकी सहायता से संचालित किया जा रहा है? देखिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है वो किसकी
सहायता से कार्य कर रही हैं, तो वो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा क्या है, RSCERT, ठीक है, ये भी सही है। यूनिसेफ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, उपर्युक्त सभी, ठीक है। देखिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है वो क्या है, वो कब शुरू किया गया, तो 1 जनवरी 2001, जनवरी 2020 को शुरू किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि टीवी चैनलों के माध्यम से शिक्षा शुरू की जाती है, ठीक है। टीवी चैनल पे क्या हुआ कि जो भी क्लासेज हैं वो क्या होते हैं, टीवी चैनल पे प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई। देखिए स्कूल क्या है, रेडियो के माध्यम से। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा जब भी दर्शन की बातें होंगी तो इसका मतलब है ये टेलीविजन के माध्यम से होगी, ठीक है, ये टीवी के माध्यम से होगी। और जब भी अगर रेडियो के माध्यम से पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, जब भी ऑप्शन होगा वाणी वाला होगा, ठीक है। शिक्षा दर्शन जन दर्शन नहीं होगा, जनवाणी शिक्षा वाणी। तो चूंकि एजुकेशन के लिए है तो ये हो जाएगा शिक्षा वाणी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, आपको इसका आंसर देना अगर नहीं भी पता होगा, अगर आप तुक्का लगाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सही लगा पाएंगे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो, ठीक है। रेडियो के माध्यम से इसमें क्या होते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट क्या लागू कर रही हैं, किस तरह के पॉलिसीज गवर्नमेंट लागू कर रही है एजुकेशन के लिए, वो क्या होते हैं रेडियो के माध्यम से आपको प्रसारित की जाती है, आपको बताया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है, ठीक है। अब चलिए समग्र शिक्षा अभियान की बात करते हैं हम लोग। समग्र शिक्षा अभियान में क्या है, विद्यालय शिक्षा के सार्वजनिक और रैंकिंग अंतर को क्या करना, कम करना। ये तो समग्र शिक्षा अभियान का क्या है, एक लक्ष्य है। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाना ये भी लक्ष्य है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता समावेशन को सुनिश्चित करना ये भी सत्य है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना ये क्या हो जाएगा, इसका लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समग्र शिक्षा अभियान का क्या है, जो लक्ष्य इसमें नहीं है वो कौन सा है, वो ये लक्ष्य नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में थोड़ा सा जानिए। देखिए समग्र शिक्षा अभियान क्या है, नोडल एजेंसी जो है वो क्या है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से कार्य करती है, ठीक है, राजस्थान में। और जो केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय अनुपात है वो क्या है, समग्र शिक्षा अभियान में 60 और 40 का अनुपात है। मतलब कि केंद्र कितना खर्च करेगी एजुकेशन के लिए, ये केंद्र खर्च करेगी, ठीक है। 60%, 40% क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार। ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो समग्र शिक्षा अभियान है उसमें केंद्र का और राज्य का कितना योगदान है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ठीक है, यह राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, और क्या है, अगला है इसका उद्देश्य स्कूल में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना, ठीक है, ये तो है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। तो ये क्या है, ये भी लक्ष्य है और उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नहीं है। देखिए यह केंद्र सरकार की फ्लैगशिप क्या है, कार्यक्रम है, या राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये राज्य सरकार का नहीं है, मतलब कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा इसका दूसरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? ठीक है, गोद लेने की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो स्कूल को गोद लेने के लिए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखिए ज्ञान संकल्प पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा 15 अगस्त 2017 को क्या की गई, शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। याद रखिएगा डेट। ज्ञान संकल्प पोर्टल की स्टार्ट कब हुई थी? 15 अगस्त 2017 को। और ये क्या है? ये एक तरह से स्कूल को गोद लेकर के और उसको क्या करना है, उसके बेहतरी के लिए कार्य करने पे ये क्या करती हैं, वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? ठीक है, देखिए निःशुल्क क्या है, मोबाइल ऐप शुरू की गई है, जिसमें क्या होंगी, आपको जितने भी स्टेट में जो भी वैकेंसीज आएंगी, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कह सकते हैं कि पॉलिसीज आ रही हैं आपके लिए, स्कॉलरशिप क्या गवर्नमेंट दे रही है, उन तमाम चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? आप एग्जाम की बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। आपको क्या मिलेगा? एक गाइडेंस मिलेगा। और वो कौन सा ऐप है? तो वो है दिसारी ऐप। ठीक है, वो है आपका दिसारी ऐप। ठीक है, देखिए दिसारी ऐप क्या है, इसको डिजाइन किया गया है किसके लिए, कि जो भी आप इंटरव्यू देते हैं उस मॉक इंटरव्यू की तैयारी के लिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके लिए। ठीक है, आगामी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई अपडेट आपको मिलती है। ठीक है, और ये ऐप को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? इस ऐप को डिजाइन किया गया था, याद रखिएगा, मोहम्मद इमरान द्वारा। ठीक है, मोहम्मद इमरान द्वारा क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऐप को इवन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इनको डिजाइन किया गया था, डिजाइन किया गया था इनके द्वारा, दिसारी ऐप को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत एससी एसटी विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सेवा परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा आईआईटी, आईआईएम एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, जो नगद प्रोत्साहन दी जाती है, कोई भी आप अगर स्पेशल कैटेगरी से आ रहे हैं, ठीक है, पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, आर्थिक वर्ग से आ रहे हैं, जहां पे आपको पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो वैसे बच्चों को जो नगद दी जाती है प्रोत्साहन राशि, उसको कहा जाता है, उस स्कीम को कहा जाता है अनुप्रति योजना। ठीक है, ये स्कीम अनुप्रति योजना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी प्रकार की सॉरी एग्जाम, जैसे आप अगर सिविल सेवा पास करते हैं, ठीक है, कि प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, तो आपको क्या दी जाती है, 1 लाख तक रुपए दी जाती है, 1 लाख तक। ठीक है, याद रखिएगा 1 लाख तक। अगर राज्य की प्रशासनिक परीक्षा में पास होते हैं तो उसमें क्या होता है, 50,000 तक। ठीक है, आईआईटी, आईआईएम और इन में क्या होते हैं, इसमें 40,000 से लेकर के, इसमें क्या है, आईआईटी, आईआईएम या मेडिकल कॉलेज में क्या है, 40,000 से लेकर के 50,000 तक आपको नगद राशि दी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई। मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई, क्यों आरंभ की गई, उसका क्या उद्देश्य है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पूछा क्या जा रहा है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई,
एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर पूछा गया है मुख्यमंत्री, इसका मतलब है कि ये राजस्थान के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसका देखते हैं क्या है, गिरते हुए लिंगानुपात को सुधारना। ठीक है, गिरते हुए क्या है, लिंगानुपात को सुधारना, जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, जी नहीं। महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ पार्ट को लेकर के आपको एक ऑप्शन बना देगा, तो आपको सबसे ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सारे पार्ट्स में जो ऑप्शन है उसको भी क्या किया जाए, उसमें समाहित कर दिया गया हो, सम्मिलित कर दिया गया हो। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो उसमें क्या है कि ये ऊपर के तीनों ऑप्शंस को एक तरह से समाहित कर दिया गया है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए और लैंगिक जो समानता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, असमानता है उसको कम करने के लिए, और बालिकाओं के प्रति जो एक नकारात्मक दृष्टिकोण होती है उसको कम करना, उसको खत्म करने के लिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बढ़ते कदम कार्यक्रम का शुभारंभ किस सत्र से किया जा रहा है। ठीक है, देखिए राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते क्रम, RKSMBK, RKSMBK, ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसको प्रारंभ किया गया है कब, इसको प्रारंभ किया गया 11 जुलाई 2022 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है कि किस सत्र से, ठीक है, तो 22 में प्रारंभ किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये किस सत्र से इसको शुभारंभ किया जाएगा, इसको किया जाएगा 22-23 से शुभारंभ, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसके क्या है, इसके लिए आपको याद रखना है ये एक तरह से रेमेडिएशन जो क्लासेज होती हैं उसके लिए, कि जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जा रहे हैं, पीछे छूट जा रहे हैं, उनके लिए एक तरह से रेमेडिएशन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, और उसको रेमेडियल या फिर उपचारात्मक ढंग से शिक्षा दी जा सकती है, दी जाएगी, जिसके लिए, जिसके कारण बच्चे आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये आपने देखा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति में महिला सदस्यों की संख्या की प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, प्रतिशत यहाँ पे क्या किया गया था, प्रतिशत दिया गया था 50% महिलाएं होंगी। ठीक है, जो एसएमसी होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, स्कूल सिस्टम में क्या होंगे, 50% महिलाएं होंगी, और अगर संख्या देखा जाए तो कम से कम 8 सदस्य होंगे, किसका, महिला का। ठीक है, सदस्य के रूप में कितना होगा, संख्या के रूप में 8 सदस्य कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, देखिए 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई थी, थोड़ा सा उसके बारे में आपको रिमाइंड करा देता हूं। वो कब लागू हुई, 29 जुलाई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी ऐसे रहेगा 2020। थोड़ा सा देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। के के कस्तूरी रंगन, रंजन नहीं थे, रंगन थे। ठीक है, और कब इसको शुभारंभ किया गया, 29 जुलाई
2000 सॉरी 2020 को इसको क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो पहले से जो फॉर्मेट था, पहले का फॉर्मेट क्या था, पहले का फॉर्मेट था 10+2, ठीक है, 10वीं तक और प्लस 2 साल का 11th और 12th, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक और प्लस 12, 1 आपका इंटर और इंटर का 2 साल 11th 12th, ये हो गया, पहले था। अब नया जो आया उसमें क्या हुआ है, उसको कर दिया गया है 5+3+3+4, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर दिया गया है, जो 5 है वो एक तरह से फाउंडेशन का होगा, ठीक है, एज या क्लास, फाउंडेशन, ये क्या हो जाएगा, प्रिपेरेटरी हो जाएगा, ये जो 3 है ये 3 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 3 है आपका माध्यमिक, और ये आपका उच्च माध्यमिक, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देखा इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आपका 5334 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। जो आकलन केंद्र है जहां से क्या होगा, एग्जाम को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, आप कब एग्जाम होना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होंगे, कुछ किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इन सब को जो मैनेज करेगा, जो देखेगा, उसके लिए जो एक बनाया गया सिस्टम, उसको कहा जाता है परख। परख मतलब क्या होता है, परखना, मतलब कि उसका इवेल्युएशन करना, उसको जांचना। तो ये क्या हो जाएगा, इसी से आपका नाम क्लियर हो रहा है कि जो आकलन केंद्र है उसका नाम है परख, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई, राइट टू एजुकेशन का राजस्थान में नाम क्या है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, 2009 में आया था केंद्र द्वारा, और क्या था इसमें, 6 साल से 14 वर्ष के बालकों के लिए क्या था, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा, उसको शिक्षा से मतलब वंचित नहीं किया जा सकता है, एक तरह से इसको अधिकार बना दिया गया था। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में नाम क्या रखा गया है, ठीक है। तो राजस्थान में इसका नाम है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ठीक है, ये इसका सही नाम है। 2011 में इस स्टेट ने क्या करी थी, इसको अपने यहाँ लागू करी थी, ठीक है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है कि जो राजस्थान में और जो इंडिया में जो केंद्र में, ठीक है, उस दोनों का थोड़ा सा कंपेरिजन बता देता हूं कि जो भारत में जब केंद्र द्वारा लागू हुआ, कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को, और राजस्थान में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2011, 2011 को, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें टोटल, केंद्र में टोटल कितने हैं, 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 7 अध्याय हैं, धाराएं कितनी है, 38 38, ठीक है, 38 धारा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, राजस्थान में क्या है, तो अध्याय 10 है, अध्याय 10 है, और धाराएं कितनी है, 29, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारतीय संविधान में से
भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सम्मिलित किया गया था? ठीक है, वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसी में क्या हुआ था, इसको कहाँ पे जोड़ा गया? तो 21 के ए में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, देखिए चूंकि आपने देखा है अध्याय कितने हैं, 4 अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, 38 धाराएं हैं। ठीक है, तो उससे क्या होती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं। 2009 का अध्ययन का क्या है, अध्याय 4। अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो अध्याय 4 है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। ठीक है, उत्तरदायित्व मतलब कि क्या उत्तरदायित्व होगी, किस तरह के फीस होंगे, कितने फीस होंगे। ठीक है, आयु क्या होगी, आयु का सबूत कहां से आप लेंगे, प्रवेश से इनकार अगर आप करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आप पे फाइन लगेगा। तो ये सब क्या है, इस अध्याय 4 में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आप ना तो किसी प्रकार का दंड दे सकते हैं और ना ही आप निष्कासित कर सकते हैं बच्चे को। ठीक है, किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक जो प्रताड़ना है, दंड है, उसको निषेध करता है। ठीक है, इस अध्याय में, 4 अध्याय में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? अभी अध्याय की बातें हो रही थी, अब धारा की बातें हो रही है। धारा 25 कहां पे आएगी? तो धारा 25 जो है वो किससे है? वो है छात्र शिक्षक जो रेशियो होता है उससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए छात्र और जो स्टूडेंट का रेशियो है वो क्या है, तो उसके बारे में आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है कौन? धारा 25। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो भाग है मतलब कि जो धाराएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए इसका भाग 17 क्या है, बच्चों की दंड से रक्षा करता है। ये क्या है, संदर्भ में सही है, ये सही है। ठीक है, 17 में बच्चों की दंड से रक्षा करता है। 14 में क्या है, आयु का सबूत, प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। नहीं, जबकि 14 क्या कहती है कि आयु का सबूत, आयु का सबूत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं है। आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसको भी देखिए। भाग 21 में क्या है, विद्यालय संबंधन प्रविधि का प्रावधान है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें 21 में, जी 21 में क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति, ये सही है। और इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करता है। 28 क्या करता है कि जो टीचर हैं वो अगर इन्वॉल्व है गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये गलत है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? देखिए 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जो जनगणना होता है, सेंसस, उसमें क्या होता है, इसको लगाया जा सकता है टीचर को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लगाया जा सकता है। आपदा कार्यों में भी क्या होता है, लगाया जा सकते हैं। चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाना है। ठीक है, एक टीचर को पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि एक क्या है, पल्स पोलियो जो अभियान है वो किससे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है हेल्थ से। ठीक है, तो इसके लिए टीचर को नहीं लगाना है, जो भी हेल्थ गवर्निंग जो भी बॉडीज हैं, जो भी उसके एम्प्लॉय होंगे उसको लगाना है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
ठीक है। देखिए ऐसे क्या है, नॉर्मल क्या है कि जो सामान्य है उनके लिए क्या है, जो भी सामान्य है उनके लिए है 6 वर्ष से 14 वर्ष, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रकार की विकलांगता है तो वहां पे क्या होता है कि 4 वर्ष बढ़ करके 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के लिए इसको क्या किया जाता है, सुनिश्चित कर दिया जाता है। तो ये विकलांग के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार के विकलांगता है अगर उसके लिए है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये सत्य है। क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, ये भी क्या है, सत्य है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी क्या है, सत्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे, ये सत्य नहीं है, ठीक है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि 60 घंटे की बातें नहीं करते हैं, बातें कितने करते हैं, तो 45 घंटे की, ठीक है। एक सप्ताह में 45 घंटा मिनिमम एक शिक्षक को क्या करनी है, उसकी जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, 45 घंटा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है, ये असत्य है। मतलब कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें आपको हम और समझा देते हैं। देखिए जो न्यूनतम कार्य दिवस होता है, ठीक है, यहाँ पे कार्य दिवस की बातें हो रही हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। न्यूनतम कार्य दिवस जो है कक्षा, अगर कक्षा 1 से 5 तक, सॉरी, कक्षा 1 से 5 तक के लिए कितने घंटे हैं, तो देखिए 200 कार्य दिवस, साल में कितने, 200 क्या है, दिवस की बातें होती हैं, ठीक है। 200 दिवस। कक्षा 5 से 6 से 8, कक्षा 6 से 8 के लिए क्या है, 220 दिवस, ठीक है, क्योंकि क्लासेस बढ़ रही हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर की बढ़ेगी, तो 220 दिवस हो जाएगा, ठीक है। और शैक्षिक घंटे की बात करते हैं तो इस लेवल पे क्या है, वार्षिक 800 शैक्षिक घंटे होंगे, ठीक है, 800 आवर्स, और यहाँ क्या है, 1000 आवर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। देखिए प्रति सप्ताह, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ बताया कितने हैं, 45 घंटे शिक्षण और साथ में तैयारी के जो घंटे होते हैं वो, ठीक है। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षक शिक्षण घंटे क्या है। देखिए क्या है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे, ठीक है। देखिए कहाँ कहा जा रहा है, छठी कक्षा से 8वीं कक्षा, मतलब बातें हो रही हैं 6 से 8, तो 6 से 8 क्या हो जाएगा, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, घंटा, दिन में नहीं पूछा जा रहा है, घंटे में पूछे जा रहा है। 6 से 8 क्या है, 1000 है, ठीक है, घंटे हैं, तो 1000, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज जो यहाँ मिस हो गई है, पहले क्वेश्चन आए थी कि जो शिक्षक और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो क्या होता है, ठीक है, शिक्षक अनुपात छात्र। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, देखिए कक्षा 1 से 5 की जब बातें होंगी तो एक शिक्षक रहेंगे कितने छात्र पे, 30 छात्र पे, ठीक है। और कक्षा 6 से 8 में क्या होंगे, एक शिक्षक 35 छात्र पे, ठीक है। ये क्या है, ध्यान रखना है। और मैक्सिमम मैक्सिमम 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट है वो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम रेशियो 1 से 40,
इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि 40 पे एक शिक्षक, ऐसा नहीं कि 45 बच्चे हैं फिर भी एक शिक्षक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 60 है तो 2 शिक्षक हो जाएंगे। 60 के बाद क्या है, अगर मान लीजिए 90 है तो 3 शिक्षक हो जाएंगे। 120 है तो क्या हो जाएंगे, 4 शिक्षक हो जाएंगे। अब देखिए अगर 150 हो गया स्टूडेंट तो क्या होगा कि 150 पे कितने होने चाहिए, 5 शिक्षक होने चाहिए, और प्लस क्या हो जाएगा, एक हेड मास्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां तक हेड मास्टर की कोई जरूरत है नहीं है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 150 स्टूडेंट प्लस हो जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे एक जो रेशियो है वो तो फुलफिल करेंगे ही, 5 शिक्षक चाहिए क्योंकि 30 का रेशियो है, तो 5 तो चाहिए ही, तो साथ ही साथ एक हेडमास्टर भी चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, आपने देख लिया किस तरह से जो भी शैक्षिक नवाचार हुए हैं केंद्र में और राज्य में उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, उसको हमने इस क्लास में एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे मिलते हैं दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए, इस क्लास को देखिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।